ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 551, मन की परीक्षा 2। पूरी दुनिया अचंभित होकर ज़ेरास को देखती रही। कैसे हुआ? 2 मिनट से भी कम समय हुआ। प्रथम श्रेणी के कबीले के एक बुजुर्ग ने पूरी तरह से चौंक कर कहा, क्योंकि दिव्य युद्ध संप्रदाय के दूत और 10,000 परिवर्तन संप्रदाय के लोग भी उसे चकित होकर देख रहे थे। हाँ, तुमने ये परीक्षा पास कर ली है और एक बार फिर ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हो। अब 3 परीक्षाओं में तुमने इस इवेंट को सफलतापूर्वक पास कर लिया है। नरेल ने उस अजीब युवक की ओर देखते हुए कहा, जिसने अपनी सीट पर वापस जाने से पहले उसे सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। मुझे लगता है कि मैंने इवेंट पास कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम इससे ज्यादा खुश होगे, ज़ेरास ने कहा और उसने सेना के हाथों को थोड़ा सा धकेला, लेकिन वह बस उसे चकित होकर देखती रही। अच्छा, लगता है आखिरकार कोई मेरे स्वर्गीय आकर्षण के लिए गिर गया, ज़ेरास ने अपनी आंखों में गर्व के साथ कहा, अपने गालों को और भी फुलाते हुए, क्योंकि सेना ने आखिरकार खुद को संभाला और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आने से पहले ठंडी सांस ली। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम सच में पास हो गए, उसने कहा और ज़ेरास मुस्कुराया। मैंने तुमसे कहा था कि मैं पास हो जाऊंगा। तुम इस पर विश्वास नहीं कर पाए, बहुत अजीब कारणों से, और ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें गलत साबित कर दिया है। अब जियारन दौड़, मुझे नहीं पता, अगली एंजेलिया दौड़ बन जाएगी, ज़ेरास ने कहा और सेना ने अपना सिर हिलाया, इससे पहले कि वह ज़ेरास की ओर देखे, जिसने उसे भौहें सिकुड़ते हुए देखा। क्या? सेना ने पूछा। तुम फिर से संदेह कर रहे हो, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके बाद कोई और भी जमीन पर गिरा और यह अजीब तरह से एक व्यक्ति था जिसे ज़ेरास बहुत अच्छी तरह से जानता था, और वह कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी शीलेरिया थी। उसकी आंखें चमक उठीं, हवा में लटके लोगों को देखते हुए, लेकिन अचानक उसकी नज़र ज़ेरास की सीट पर चली गई, और थोड़ी निराशा के साथ चौंक कर वह देख सकती थी कि वह पहले से ही बैठा हुआ था, स्पष्ट रूप से उससे पहले आ गया था। बधाई हो सफलतापूर्वक परीक्षा पास करने के लिए और सफलतापूर्वक इवेंट पास करने के लिए, उसने कहा, जबकि राजकुमारी शीलेरिया ने सिर हिलाया और अपनी सीट पर चली गई। उसकी आंखें उसके पीछे ज़ेरास की सीट पर देख रही थीं, इससे पहले कि वह आखिरकार बैठ जाए। लगता है कि तुम उतने कठोर दिल वाले नहीं हो जितना मैंने सोचा था, सेना ने ज़ेरास के कंधे को धक्का देते हुए उसे आंख मारते हुए कहा। तुमने सोचा था कि मैं कठोर दिल वाला हूँ? अजीब है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा दिल भी बाकी सभी की तरह मांस से बना है, उसने सोचा, जबकि उसने अपनी आंखें घुमाईं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, तुम बेवकूफ़ हो। मैं कह रही हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी कोई है जिसकी तुम प्रशंसा करते हो, भले ही तुम्हारे दिल इतने ठंडे क्यों न हो, उसने कहा, जैसे ही ज़ेरास ने एक भान उठाई और देखा कि सेना ने अपना ध्यान राजकुमारी शीलेरिया की ओर लगाया और फिर पीछे मुड़कर उसे आंख मारी। वह बस इतना ही कर सका कि असहाय होकर मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो, उसने जवाब दिया, जैसे ही फ्लफी उसकी बाहों में कूद गई और ज़ेरास ने नर्म फर के खिलाफ रगड़ा, जिससे सफ़ेद हवा की फुसफुसाहट निकल गई। लेकिन अचानक फ्लफी उसके चेहरे पर कूद गई, क्योंकि उसका एक रंग अचानक चमक उठा, आकाशीय नीला, इतना कि इसने कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया, और अचानक फ्लफी ने अपने दोनों पंजे आपस में रगड़े और ज़ेरास की आंखों के ठीक सामने, जो लगभग ज़मीन पर गिर गईं। फ्लफी की हथेलियों में पानी की एक धारा दिखाई दी, क्योंकि छोटी बिल्ली ने गर्व से मुस्कुराहट के साथ ज़ेरास के बिल्कुल उड़ाए हुए भाव को देखा। ये कैसे हुआ? ज़ेरास ने चौंक कर पूछा, और फ्लफी और भी ज्यादा चमकने लगा क्योंकि पानी की धारा उसके चेहरे के ठीक सामने तैर रही थी। फिर अचानक आकाशीय नीला रंग और भी ज्यादा चमकने लगा, क्योंकि पानी का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा, और उसके बाद जो हुआ वह ये था कि पानी एक छोटे से बर्फ के टुकड़े में बदल गया, जो ज़ेरास के हाथों में गिर गया। उसके छोटे और प्यारे साथी ने खाली हवा से पानी बनाया था और उसे इतनी खूबसूरती से नियंत्रित करके बर्फ में भी बदल दिया था। अचानक पानी उसके हाथों में पिघल गया, जैसे ही ज़ेरास ने उसे अपने मुंह में लाया और पी लिया। अजीब तरह से इसका स्वाद किसी भी सामान्य पानी जैसा ही था, लेकिन अजीब तरह से यह सामान्य से ज्यादा मीठा लग रहा था। अच्छा, बिल्कुल शानदार, ज़ेरास ने बड़ी मुस्कान के साथ प्रशंसा की, जबकि फ्लफी गर्व से गुर्राया। अब तुम मुझे मेरी बहुत लंबी यात्राओं पर पानी उपलब्ध करा सकोगे, ज़ेरास ने गर्व के साथ कहा, क्योंकि विभिन्न बुजुर्गों के चेहरे उतर गए थे और यहाँ तक कि दिव्य दूतों के भाव भी बदल गए थे। एक 4 धारीदार शून्य बिल्ली को बदलो, जो प्यास बुझाने वाली पानी की बोतल के रूप में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के चरण तक बढ़ सकती है। क्या उसके सिर पर कुछ मारा गया था? वे अपने सिर में आश्चर्य कर रहे थे। ऐसा लगता है कि आपके पालतू जानवर ने, सेना ने कहा, लेकिन ज़ेरास ने अचानक अपनी आंखें उसकी ओर उठाईं, क्योंकि उसने उसकी आंखों में तीव्र जलन देखी, और वह अपने शब्दों को बदलने से खुद को रोक नहीं पाए। मेरा मतलब है, ऐसा लगता है कि आपका साथी अपने पहले तत्व को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम है,
उसने कहा, जैसे ही जेरास की जलन और नाराजगी उसकी आंखों से गायब हो गई और वह गर्व से मुस्कुराया। ये धीरे धीरे एक बढ़िया साथी के रूप में विकसित हो रहा है। ऐसी क्षमता निस्संदेह काम आएगी, उसने जवाब दिया। वह युद्ध के पालतू जानवर के बजाय वोइड कैट को अपना साथी मानता है। दिव्य युद्ध दूत ने भ्रमित भाव से कहा, और यही बात नेरल के लिए भी कही जा सकती है, जो 10,000 परिवर्तन संप्रदाय की महिला दूत है, जिसकी आंखें जेरास को गौर से देख रही थीं। वह बहुत अजीब है, बहुत बहुत अजीब। वह अपनी आत्मा की गहराई में ऐसी बुरी आभा बिखेरता है। यह इस बात से स्पष्ट है कि वह विभिन्न प्रतिभाओं को कैसे संभालता है, फिर भी मैं उसकी हर मुस्कान में सच्ची सच्चाई महसूस कर सकता हूँ। ये कैसे संभव है? उसने भौहें सिकोड़ते हुए मन ही मन सोचा, जो जल्द ही एक हल्की मुस्कान में बदल गई। मुझे इतने दिलचस्प व्यक्ति से मिले हुए बहुत समय हो गया है। घंटों बीत गए और धीरे धीरे विभिन्न प्रतिभाएं गिरने लगी, लेकिन एक अजीब दृश्य हुआ जिसके साथ उनमें से कुछ हवा से नीचे गिर गए और बेहोश हो गए। वे लोग थे जिन्होंने अपनी इच्छाओं के आगे घुटने टेक दिए थे और निस्संदेह जुनून में विफल रहे। जल्द ही आखिरी व्यक्ति बेहोश होकर जमीन पर गिर गया, क्योंकि दिव्य ईथर संप्रदाय के दूत ने अपनी आंखें खोली और अपनी सीट पर वापस आ गए, जबकि नेरल आगे चल रहे थे। अध्याय 552 घटनाएं समाप्त होती हैं। ऐसा लगता है कि हमने घटनाओं का अंतिम परीक्षण, मन परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। और अब हमारे पास बचे हुए 250 लोगों में से कुल 150 लोग अपने गहरे जुनून का विरोध करने में असमर्थ हैं। अब विभिन्न कुलों के कुल 100 प्रतिभाशाली लोगों ने परीक्षा पास कर ली है, नारेल ने समझाया, जबकि जेरा की आंखें सिकुड़ गई थीं। क्या ये परिणाम पिछली बार से बेहतर है या बुरा? उसने अपने आप से जोर से सोचा, लेकिन सेना चुप रह गई, भले ही उसने उसे सुन लिया था। वह या कोई भी जियारन पिछले प्रोडिजी युद्ध की घटनाओं के लिए नहीं आया था, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे जान सकें कि संख्या आमतौर पर कितनी अधिक होती थी। लेकिन प्रथम श्रेणी के कुलों के विभिन्न बुजुर्गों की ओर देखने पर वे देख सकते थे कि परिणाम सुनने पर उनकी भौहें थोड़ी जलन में सिकुड़ गई थीं। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि संख्या सामान्य की तुलना में बहुत कम थी। और सच में यही नतीजा था, और यह इसलिए भी हुआ क्योंकि इस बार परीक्षाएं पिछली परीक्षा की तुलना में अलग थीं, जिससे विभिन्न प्रतिभाओं के लिए उत्तीर्ण होने की आवश्यकता और भी कठोर हो गई। अब जब ये समझ में आ गया है, तो जो पिछली परीक्षा में असफल हुए हैं वे टूर्नामेंट चरण के पीछे जा सकते हैं, नारेल ने कहा। जबकि असफल हुए विभिन्न प्रतिभाएं पीछे की ओर बढ़ रही थीं, उनमें से कुछ पछतावे में थीं, जबकि कुछ ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर रखी थीं। ये वास्तव में प्रतिक्रिया के लायक है, वे सफलता के बहुत करीब थे। मुझे पूरा यकीन है कि उनमें से कुछ अब कभी भी सामान्य नहीं हो पाएंगे। जेरास ने पीछे की ओर बढ़ रहे प्रतिभाओं को देखते हुए अपनी सांसों में बुदबुदाया। आप में से बचे हुए लोगों के लिए मैं आपको सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने भविष्य में अमर क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होने की क्षमता दिखाई है, उसने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन आपका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब आपको उस संप्रदाय की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है जिसे आप सभी चुनना चाहते हैं। आप अपनी इच्छानुसार किसी भी संप्रदाय को चुनने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, और यदि आप उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं, तो आप उनमें शामिल हो सकेंगे। तो आगे बढ़िए और अपने सपनों का संप्रदाय चुनिए, और फिर आप परीक्षा दे सकते हैं। इसे पास करें और आप हमेशा के लिए हम में से एक बन गए हैं। 3 दिव्य संप्रदाय। आपके मामले या आपके कबीले के मामले अब हमारे अपने मामले भी बन गए हैं। जो कोई भी आपके किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे भी हमारे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। कम से कम हम ये वादा कर सकते हैं कि आप हम में से किसी एक में शामिल होंगे। ओह, जेरास ने सेना के पास लौटने से पहले एक भान उठाई, जिसने सिर हिलाया। इसलिए ये परीक्षा इतनी महत्वपूर्ण है। यदि आप परीक्षा पास कर लेते हैं, तो हम कम से कम अपने कबीले की सुरक्षा के बारे में आश्वस्त हो सकते हैं, क्योंकि अन्य कबीले तीनों संप्रदायों के साथ कोई नकारात्मक संबंध नहीं रखना चाहेंगे, सेना ने जेरास के मुस्कुराते हुए कहा। तो इस तरह से वे नस्लीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, संभावित दुश्मनों को डराने के लिए एक बड़ी शक्ति पर भरोसा करके। जेरास ने अपने दिमाग में सोचा, सरल योजना की समीक्षा करते हुए। तो क्या आपके पास कोई संप्रदाय है जिससे आप स्पष्ट रूप से जुड़ना चाहते हैं? सेना ने उससे पूछा, क्योंकि जेरास ने अपना ध्यान 3 संप्रदायों की ओर लगाया। उसकी आंखें तीनों को स्कैन करती हैं और फिर उत्सुक मुस्कान के साथ सेना की ओर मुड़ती हैं। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम किस संप्रदाय में शामिल होते? जेरास ने पूछा, क्योंकि सेना ने अपना ध्यान 10,000 परिवर्तन संप्रदाय की ओर लगाया। सभी महिलाएं केवल 10,000 परिवर्तन संप्रदाय या दिव्य ईथर संप्रदाय में ही शामिल हो सकती हैं। दिव्य युद्ध संप्रदाय को शायद ही कभी इसके नाम के कारण चुना जाता है। ये पुरुषों द्वारा अधिक पसंद किया जाता है। इसलिए अगर मुझे 2 संप्रदायों के बीच चयन करना होता, तो मैं दिव्य ईथर संप्रदाय की ओर अधिक झुकाव नहीं रखती, क्योंकि मैं किसी विशेष तत्व को नियंत्रित नहीं करती, और मेरी शक्तियां इस आधार पर अधिक मजबूत होती हैं कि मैं उनके पीछे के नियमों को कितनी देर तक समझती हूँ।
इसलिए मैंने वह संप्रदाय चुना होगा जो कानूनों के बारे में सीखने पर ध्यान केंद्रित करता है, और मेरा एकमात्र विकल्प 10,000 परिवर्तन संप्रदाय है, उसने ज़ेरा के मुस्कुराने पर विस्तार से समझाया। तो मैंने अपना चुनाव कर लिया है, ज़ेरा ने कहा, जब उसने नीचे की ओर देखा और पाया कि विभिन्न संप्रदाय के दूतों की नज़रें वर्तमान में उस पर केंद्रित थीं। प्रत्येक सोच रहा था कि वह किस संप्रदाय में शामिल होना पसंद करेगा। दिव्य युद्ध संप्रदाय के दूत के पास सबसे बड़ा मौका लगता है, क्योंकि भले ही 100 लोग परीक्षा में पास हुए, उनमें से 80 पुरुष थे, और उन 80 पुरुषों में से 60 दिव्य युद्ध संप्रदाय में शामिल होने का विकल्प चुन रहे थे। दिव्य ईथर संप्रदाय में शेष 20 पुरुष थे, और कुल 5 महिलाएं भी थीं जो संप्रदाय में शामिल होने के लिए तैयार थीं। इस प्रकार 10,000 परिवर्तन संप्रदाय के सामने केवल 15 महिलाएं खड़ी रह गईं, जो बाकी की तुलना में बहुत कम संख्या थी। कोई भी पुरुष 10,000 परिवर्तन संप्रदाय में शामिल नहीं होना चाहता। ज़ेरास ने भौहें चढ़ाकर सोचा, जबकि सेना मुस्कुरा रहा था। 10,000 परिवर्तन शायद ही कभी पुरुषों को स्वीकार करता है। वे उनमें से अधिकांश को तुरंत मना कर देते हैं, इससे पहले कि उन्हें परीक्षा देने का मौका मिले। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रोडिजीज युद्ध के इतिहास में 10,000 परिवर्तन संप्रदाय में शामिल होने के लिए स्वीकार किए जाने वाले पुरुषों की संख्या 10 से कम है। साथ ही ज्यादातर पुरुष अभिमानी प्रतिभाशाली हैं, जो 10,000 परिवर्तन संप्रदाय की महिलाओं द्वारा ठुकराए जाने से डरते हैं, और अगर उन्हें किसी भी संप्रदाय में शामिल होने का मौका मिला तो उन्हें महिला आधारित संप्रदाय में शामिल होने की इच्छा रखने के लिए भी बुरा भला कहा जा सकता है। सेना ने समझाया कि ज़ेरा की मुस्कान चौड़ी हो गई जब वह नीचे गिरा और स्टेडियम में मौजूद हर प्रतिभाशाली व्यक्ति और संप्रदाय के विभिन्न बुजुर्गों की चौकस निगाहों के नीचे मंच के शीर्ष की ओर चलने लगा। टेस्ट में मूल रूप से हर टेस्ट में सफल होने के उनके रिकॉर्ड ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है, और वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वह कहां पहुंचेंगे। जैसे ही वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा, ज़ेरा ने जोर से घोषणा करने से पहले आसमान की ओर हाथ उठाया। मैं 10,000 परिवर्तन संप्रदाय में शामिल हो जाऊंगा। अध्याय 553, 10,000 परिवर्तन संप्रदाय। इसके बाद पूरे टूर्नामेंट में सन्नाटा छा गया, और ज़ेरास 10,000 परिवर्तन संप्रदाय के दूत की आंखों में चमकते हुए हल्के झटके को महसूस कर सकता था। वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा, मंच के शीर्ष पर पहुंचा। जैसे ही वह 10,000 परिवर्तन संप्रदाय की ओर आगे बढ़ा और अमर नारेल से लगभग 10 मीटर की दूरी पर खड़ा हो गया। अमर नारेल ने अपनी जांच करने वाली नज़र उस पर घुमाई, तो अमर नारेल की महिलाओं को सदमे से उबरने में काफ़ी समय लगा। अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दे सको तो तुम्हें परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, उसने कहा। तुम मेरा ध्यान केंद्रित कर रहे हो। तुमने अन्य 2 संप्रदायों में शामिल होने से इनकार क्यों किया और इसके बजाय 10,000 परिवर्तन संप्रदाय को क्यों चुना? नारेल ने पूछा, और ज़ेरास मुस्कुराया। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सबसे अच्छा संप्रदाय लगता है जिसमें मैं शामिल हो सकता हूँ। एक निश्चित व्यक्ति के अनुसार मुझे लगता है कि आप अनुमान लगा सकते हैं, उसने जवाब दिया, क्योंकि वे सभी अपनी आंखें सेना की ओर घुमाते थे, जिसे अचानक उसका पैर उसकी आंखों में बहुत आकर्षक लगा। आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक को निर्धारित करने के लिए किसी और की राय सुनेंगे। उसने एक भौं उठाई, जबकि ज़ेरास ने कंधे उचका दिए। ठीक है, हाँ मैं करूँगा, उसने जवाब दिया। कुछ देर के लिए चुप्पी छा गई, इससे पहले कि नारेल ने अपना सिर हिलाया। फिर आपको संप्रदाय में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी यदि आप इसकी प्रवेश परीक्षा पास कर सकते हैं, उसने कहा, और ज़ेरास ने स्वीकृति में सिर हिलाया। मैं इसके लिए तैयार हूँ। परीक्षण वास्तव में सरल है। आप यूनिवर्स ओरिजिन रैंक पर हैं, है ना? उसने कहा, जिससे हर प्रतिभाशाली व्यक्ति चौंककर उसकी ओर देखने लगा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके पहले के युवा पहले से ही यूनिवर्स ओरिजिन रैंक पर पहुंच चुके हैं। यहाँ तक कि विभिन्न जातियों के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोग अभी भी छद्म ब्रह्मांड रैंक पर थे, और ब्रह्मांड मूल रैंक को तोड़ने के कहीं भी करीब नहीं थे। यह एक ऐसा रैंक नहीं था जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता था, कम से कम 200 साल के अस्तित्व में तो नहीं ही। हाँ, मैं हूँ। अच्छा, फिर आपको बस मेरे सबसे करीबी शिष्यों में से एक के खिलाफ 5 मिनट तक टिकना है, जो केवल छद्म ब्रह्मांड मूल रैंक पर है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे ही एक लड़की उसके बगल में दिखाई दी। एक सुंदर गोरी चमड़ी वाली लड़की, लंबे फूलों वाले और बहने वाले वस्त्र पहने हुए। उसके लंबे बहुरंगी बाल थे जो उसकी कमर तक पहुंच रहे थे, और वही बहुरंगी आंखें। क्या तुम वाकई इसके बारे में निश्चित हो? मेरा मतलब है, मैं ब्रह्मांड मूल रैंक पर हूं और वह एक चरण नीचे है। और साथ ही तुम चाहते हो कि मैं 5 मिनट तक टिकूं? ज़ेरास ने एक बार फिर से सिर्फ बातों की पुष्टि करने के लिए पूछा, क्योंकि अमर नारेल शानदार ढंग से मुस्कुराए। अहंकार आमतौर पर आप जैसे लोगों का अंत होता है। हाँ, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं। आप दोनों एक विशेष क्षेत्र में लड़ रहे होंगे जहां आपकी शारीरिक शक्ति और तात्विक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसके बजाय आप कानूनों की अपनी समझ के अलावा किसी और चीज से नहीं लड़ेंगे, उसने कहा, और ज़ेरास ने एक भौं उठाए। ये थोड़ा अनुचित और बहुत दिलचस्प लगता है, उसने जोर से सोचा।
इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसका शिष्य स्पष्ट रूप से कानूनों से लड़ने में पारंगत होगा, जो क्षेत्र को मछली के लिए पानी बना देगा। लेकिन उसके लिए जो अपनी शारीरिक शक्ति से लड़ने का आदी था, यह एक ऐसी लड़ाई होगी जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया था या जिसकी संभावना भी नहीं थी। इसके अलावा उसके पास वास्तव में कानूनों की कोई सचेत समझ नहीं थी, वह केवल इतना जानता था कि वह उन्हें स्वचालित रूप से उपयोग कर सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो इस मामले में पारंगत हो और ये लड़ाई जीतने का एकमात्र तरीका हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह मुश्किल होगा, लेकिन यह अब तक का सबसे रोमांचक मुकाबला भी होगा। तो क्या तुम इतनी जल्दी पीछे हट रही हो? नारेल ने पूछा और जेरास ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अच्छा, उसने कहा और अचानक दोनों हाथ आगे बढ़ाए और तुरंत 2 पोर्टल अस्तित्व में आ गए। याद रखो, तुम्हें बस इतना करना है कि तुम 5 मिनट तक पोर्टल से बाहर न निकलो, फिर तुम टेस्ट पास कर लोगी, नारेल ने याद दिलाया, क्योंकि लड़की जेरास की तरफ से बिना एक नज़र डाले आगे बढ़ गई और एक पोर्टल में घुस गई जो तुरंत बंद हो गया। एक और पोर्टल खुला छोड़ दिया। तुमने अभी अभी एक बड़ी गलती की है, नाजिया को तुमसे पहले प्रवेश करने दिया, अमर, नारेल ने कहा, जैसे ही जेरास ने अपना ध्यान पोर्टल की ओर लगाया और उसकी नज़रें सेना पर पड़ी, जिसने दोनों हाथ अपनी छाती पर रखे हुए थे, और उसका हरा रंग का चेहरा एक छाया में पीला पड़ गया। और फिर उसने मुट्ठी बांधने से पहले अपनी मुट्ठी उठाई और अगले ही पल वह पोर्टल की ओर चला गया और उसमें गायब हो गया, क्योंकि यह तुरंत ही अस्तित्वहीन हो गया। स्टेडियम की पूरी गतिविधि तुरंत रुक गई, क्योंकि उन्होंने 5 मिनट की अवधि तक प्रतीक्षा करने का फैसला किया ताकि ये देखा जा सके कि कौन बाहर होगा। परीक्षण लगभग अनुचित है। नाजिया नारेल की तीसरी सबसे करीबी छात्रा है और उसके पास अमर विश्वकाया है। ब्रह्मांड के नियम उसके हाथों में खिलौने के अलावा और कुछ नहीं है। उसके पास होने की संभावना 0 के करीब है, दिव्य ईथर संप्रदाय के दूत ने अत्यंत शांत भाव से कहा। लेकिन यह मत भूलो कि उसने अब तक हर परीक्षा में पूरी तरह से सफलता प्राप्त की थी और असंभव को संभव कर दिखाया था। उसने जो साबित किया है, उसके बाद कोई मूर्ख ही उसे कमतर आंकेगा, मस्कुलर डिवाइन बैटल सैक्ट के दूत ने कहा, जबकि डिवाइन एथर सैक्ट ने नाक से कुड़ी। ये सच हो सकता है, लेकिन एक पौराणिक स्तर के कानून के खिलाफ लड़ाई में, जहां केवल कानून ही हथियार हैं, तब इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई व्यक्ति असफल होने के लिए अभिशप्त है, उसने जवाब दिया, और दोनों ने अपने मन में चुप रहने और परिणाम को खुद ही सच्चाई दिखाने का फैसला किया। कदम कदम कदम। जब जेरास डोमेन में चला गया और उसने अपनी आंखें खोली, तो पूरे क्षेत्र में पदचिह्नों की आवाज गूंज उठी। क्या बकवास है, वह चौंक गया, क्योंकि उसने एक अविश्वसनीय सत्य की खोज की। अध्याय 554। जेरास को बुरी तरह पीटा गया। जेरास को अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वह आसमान पर ही चल रहा हो, और अपना सिर ऊपर की ओर घुमाते हुए वह घास को आसमान में ऊपर की ओर देख सकता था। आसमान अब जमीन है और जमीन अब आसमान है। उसने अपने आसपास के माहौल को देखते हुए अविश्वास से खुद से पूछा। लेकिन अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने आसमान की ओर देखा और देखा कि एक महिला जमीन पर खड़ी थी। उसकी आंखों में उल्टी थी और वर्तमान में उसकी बहुरंगी आंखें उस पर टिकी हुई थीं, क्योंकि उसके लंबे बहुरंगी बाल उसके पीछे तैर रहे थे और उसकी आंखों से बहुरंगी रोशनी निकल रही थी। तुम जमीन को ऊपर और आसमान को नीचे कर सकते हो। ऐसा लगता है कि यह एक ऐसी क्षमता है जिसे कोई भी पाना चाहेगा, जेरास ने हंसते हुए कहा, क्योंकि उसने सीधा मुंह करने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि वह अभी भी पहले की तरह ही भ्रमित था। परेशान मत हो, उसने सिर्फ आसमान को नहीं घुमाया, उसने वास्तविकता को ही घुमाया। अब ये वास्तविकता आपके लिए सच्चाई है, कुछ ऐसा जिससे आप बहुत अपरिचित हैं। एक साधारण चाल से उसने आपको सफलतापूर्वक असमन्वित कर दिया था। सिस्टम की आवाज़ उसके सिर में गूंजी। जब जेरास ने महिला की ओर अपनी भौहें सिकुड़ी, तो उसे पता चला कि वह जा चुकी थी। उसने जोर से सोचा और अचानक अपने पीछे मुड़ा और एक जोरदार मुक्का मारा। लेकिन किसी चीज को मारने के बजाय उसने महसूस किया कि उसके पैरों के आसपास की हवा अनियमित रूप से बह रही थी, इससे पहले कि सब कुछ शांत हो जाए। बैंगनी आभा में लिपटी एक मुट्ठी जेरा के हाथों से तेजी से फिसली और फिर उसके चेहरे पर जा गिरी, जिससे वह विभिन्न बादलों में जा टकराया। खुद को रोकने की कोशिश करना लगभग असंभव था, क्योंकि उसके पैर आसानी से बादलों को चीरते हुए निकल गए, और अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करने की कोशिश करना लगभग बेकार था, क्योंकि वह पीछे की ओर उड़ता रहा, इससे पहले कि उसे अपने पीछे किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। तुरंत वह तेजी से घूमा, ठीक उसी समय जब उसने दोनों हाथों को अपनी छाती पर उठाया, क्योंकि उसी बहुरंगी रोशनी में लिपटा हुआ एक हाथ उसके हाथों पर जोर से पटका गया। हड्डी के टूटने की आवाज गूंज रही थी, क्योंकि वह एक बार फिर से पीछे की ओर गिर गया था। अगले कुछ सेकंड के लिए क्षेत्र में जो हुआ वह ये था कि जेरास एक रैगडॉल की तरह उड़ रहा था, क्योंकि वह आसानी से लड़की के विभिन्न मुखों से चकनाचूर हो गया था, जिसके चेहरे पर कोई स्पष्ट भाव नहीं था। अपने शरीर में अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद जेरास आखिरकार खुद को धीमा करने में कामयाब रहा और रुक गया, जबकि बादलों में से एक पर झुका हुआ था। ये किस तरह की मूर्खतापूर्ण लड़ाई है?
जेरास ने एक चिढ़ भाव के साथ पूछा, क्योंकि वह अपनी खुद की बाहों को देख रहा था जो वर्तमान में एक साथ कुचली हुई थीं। मुझे अपनी शारीरिक शक्ति का बिल्कुल भी एहसास नहीं है और मेरा पूरा शक्तिशाली मुक्का केवल हवा में थोड़ी विकृति पैदा कर सकता है। उसने खुद को चौंकते हुए पूछा, क्योंकि उसने ऊपर देखा और देखा कि वह एक बार फिर से उसी उदासीन भाव के साथ उसकी ओर चलना शुरू कर रही है। अरे ये दुनिया में कैसे उचित है? कम से कम आकाश को सामान्य स्थिति में वापस तो लाओ और मुझे ठीक से खड़ा होने दो। तुम्हारा दिव्य संप्रदाय इतना दिव्य कैसे है अगर तुम सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति को धमका सकते हो जिसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं है? उसने उस पर पलटवार किया, लेकिन ऐसा लगा कि लड़की को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि वह तेजी से आगे की ओर भागने लगी और जल्द ही जेरा की नज़रों से पूरी तरह से गायब हो गई। तुरंत जेरास उसके पीछे मुड़ा और जल्दी से अपने हाथों को ऊपर उठाया, जो पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए थे, ताकि अपेक्षित मुक्का रोक सकें, लेकिन मुक्का कभी नहीं लगा क्योंकि वह जल्दी से एक बार फिर पीछे मुड़ा। बकवास, मेरी धारणा एक अंधे पक्षी की तरह है, उसने जोर से कहा और अगले ही सेकंड में एक हाथ अचानक खाली जगह से बाहर आया और फिर जेरा के सिर के पीछे एक अविश्वसनीय रूप से तेज थप्पड़ लगा, जिससे वह आगे की ओर झटका लगा और उसने अपना सिर खाली बादलों पर पटक दिया और उसके सिर के पीछे एक बड़ी गेंद दिखाई दी। और अविश्वास के साथ उसने अपने सिर के पीछे गेंद को महसूस करने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया, लेकिन इससे उसके दाहिने गाल के लिए जगह खाली हो गई और फिर सफ़ेद हथेली एक बार फिर शून्य से बाहर निकल गई। उसके बाद जेरा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा और उसके गाल से खून और थूक बहने लगा। धिक्कार है, अरे तुम कमीने धोखेबाज हो। ठीक है, चलो इस बारे में बात करते हैं। क्या तुम मुझे बस एक सेकंड दे सकते हो? जेरा के गाल पर जोरदार तमाचा पड़ा और उसके मुंह से खून और थूक निकल आया। अरे मैं बहुत सह चुका हूँ, जेरा पागल जानवर की तरह दहाड़ता हुआ बोला और उसने अपने हाथों को तेजी से अपने चारों ओर घुमाया, लेकिन थप्पड़ नहीं लगा क्योंकि जेरा दोनों घुटनों पर गिर गया। उसके बड़े होंठों और नाक से खून और थूक बह रहा था। उसका सिर दोगुने से भी ज्यादा बढ़ गया था। उसके सिर के चारों ओर गेंदों की कुल संख्या 50 तक पहुंच गई थी। आह आह आह, एक घायल कुत्ते की तरह जेरा थकावट में सांस अंदर और बाहर ले रहा था। जेरास ने अपनी बची हुई बाईं आंख को ऊपर उठाकर 10 मीटर आगे देखा तो दबी हुई हंसी की आवाज सुनाई दी, और यह कोई और नहीं बल्कि वह महिला थी जो उसे तब से इधर उधर उड़ा रही थी। उसका पेट अभी जमीन पर था और उसने अपना एक हाथ अपने होठों पर रखा हुआ था और अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रही थी। क्या मजाक है, तुम चुड़ैल। तुमने पहले कभी किसी आदमी को उसके जीवन के सबसे बुरे पलों में नहीं देखा? जेरास ने अपने चेहरे पर चिढ़ के भाव के साथ पूछा, क्योंकि लड़की ने आखिरकार खुद को संभालने से पहले और भी जोर से हंसा। तुम्हें पता है, मैं वास्तव में मास्टर के साथ कभी नहीं आना चाहती थी। मुझे लगा कि यह उबाऊ होगा क्योंकि यह जगह बहुत पिछड़ी हुई है, लेकिन उसने मुझे मजबूर किया, ये कहते हुए कि यह निस्संदेह मज़ेदार होगा और मैं निश्चित रूप से कुछ अज्ञात लोगों से मिलूंगी। और तुमने तीनों टेस्ट में ऐसे पास किया था जैसे कि वे लगभग कुछ भी नहीं थे। मैंने सोचा था कि तुम उन अज्ञात लोगों में से एक हो और मैं तुम्हारे साथ एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण लड़ाई लड़ूंगी। लेकिन अब तुमको देखो, तुम्हारा सिर साधारण थप्पड़ों से सूज गया है। तुम सबसे मज़ेदार प्रतिभाशाली व्यक्ति हो जिसे मैंने कभी देखा है, उसने मजाक करते हुए कहा, जबकि जेरा की आंखों में एक चालाक चमक चमक उठी। अध्याय 555, लगता है मैं जीत गया। चच, तुमने ऐसा कहा कि तुम जिस जगह से हो वह बहुत ही ईश्वरीय है। कम से कम हम अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और बहुत निष्पक्ष रूप से लड़ते भी हैं। तुमने मेरे लिए आसमान को मोड़ दिया, मुझे भ्रमित कर दिया और अपनी जमीन को बचाए रखा। ये कुछ ऐसा है जो हमारे पिछड़े इलाके में नहीं हो सकता। जैसे कि यह मायने ही रखता है, केवल एक विजेता और एक हारने वाला होता है, बीच में कोई नहीं होता। इसलिए अगर तुम्हें कानून के बारे में एक भी जानकारी नहीं है तो तुम बस इसे सह लो, उसने कहा जब जेरास लड़खड़ाते हुए जमीन से उठा और उसके सिर पर बड़े बड़े फोड़े धीरे धीरे ठीक हो गए। मैं सहमत हूँ। जीतने वाला जीता है, हारने वाला मरता है, अंत में जो जीता है वही जीता है। क्या ये सही नहीं है? जेरास ने पूछा और नाजिया ने सिर हिलाया। मुझे एक पल के लिए देखने दो, जेरास ने भौहें सिकुड़ते हुए सोचा जब उसने नीचे आसमान और अब उसके ऊपर की मंजिल को देखा। मुझे लगता है कि मैं इसे वापस सामान्य कर सकता हूँ, जेरास ने कहा, जबकि नाजिया ने मजाक में नाक सिकुड़ी। यह असंभव है, उसने कहा, लेकिन जेरास ने कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने अचानक अपने सफ़ेद हाथों को हवा में उठाया और अपनी बाईं हथेली को अपने ऊपर उठाया। अगले ही पल उसकी दाहिनी हथेली से एक भरपूर दूधिया आभा निकली जो ऊपर उठी हुई थी, जबकि उसके बाएं हाथ से एक अथाह काली आभा उठी, जैसे जेरास के कपड़े हवा में बेतहाशा फड़फड़ाने लगे और उसके माथे पर अचानक अनंत इच्छारूनिक रेखा दिखाई दी। अनंत इच्छा क्षमता, पूर्ण प्रतिवर्तन। जेरास ने फुसफुसाते हुए अपनी आंखें खोलीं, जिससे एक पूरी तरह से सफ़ेद दाहिनी आंख और एक अथाह काली आंख दिखाई दी।
अपना हाथ जमीन पर उठाते हुए जेरास ने महसूस किया कि पूरी जमीन उसकी हथेलियों में बंद है। उसके बाएं हाथ भी नीचे की ओर थे और तुरंत ही वह घूम गया। उसके दोनों हाथ और उसके पैरों के नीचे का पूरा आसमान तुरंत आसमान में वापस चला गया, और आसमान में जो जमीन थी वह जेरास के पैरों के नीचे स्टील की तरह हो गई, जिससे नाजिया वापस जमीन पर गिर गई। यह असंभव है, आपके पास एक कानूनी शरीर भी है, उसने चौंक कर पूछा, जब जेरास धीरे धीरे जमीन पर वापस गिर गया और उसके चारों ओर की दूधिया आभा तेजी से गायब हो गई और उसने एक बार फिर अपनी आकाशीय नीली आंखें वापस पा लीं। तो क्या मैंने ऐसा किया? उसने पूछा, जैसे ही उसने अपने पैरों के नीचे हरी घास को देखा और आसमान की ओर देखने के लिए मुड़ा और एक बार फिर नीले तैरते बादलों को देखा। आप जानते हैं, मैं अपनी दुनिया में एक जगह एक कविता या गीत पढ़ता था जिसमें कहा गया था, मुझे आश्चर्य है कि अगर प्रकृति के नियमों को तोड़ा जा सके तो दुनिया कैसी दिखेगी। अगर आसमान मेरे पैरों के नीचे होता और मैं बादलों के बीच चल सकता, और अगर ज़मीन मेरे ऊपर होती और मैं ऊपर से हरियाली महसूस कर सकता। जेरास ने वह कविता सुनाई जो उसकी पसंदीदा बन गई थी, ठीक उस समय जब वह अभी भी 12 साल का था और एक दुबला पतला अनाथालय का लड़का था। लेकिन अब 25 साल की उम्र में मैंने महसूस किया है कि यह कैसा लगता है। और मैं यह नहीं कहूँगा कि यह वास्तव में सबसे सुंदर चीज़ है। मैं अभी भी चीज़ों को वैसा ही पसंद करता हूँ जैसा वे थीं। जेरास ने मुस्कुराते हुए कहा और नाजिया की ओर मुड़ा जो उसे एक अचंभित भाव से देख रही थी। तुम 25 साल की हो? उसने चौंक कर पूछा और जेरा की मुस्कान गायब हो गई। क्या मैं किसी बूढ़े राक्षस की तरह दिखता हूँ? 25? तुम ब्रह्मांड की उत्पत्ति रैंक 25 पर हो, ये कैसे संभव है? अच्छा, मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं उस बूढ़ी महिला से ज़्यादा प्रतिभाशाली हूँ जो सिर्फ स्यूडो अनोवर रैंक पर है, और उसकी उम्र मुझे नहीं पता। 250? जेरास ने पूछा और नाजिया ने तिरस्कार में नाक सिकुड़ी। मैं सिर्फ 28 साल की हूँ, उसने घोषणा की, और जेरास ने सिर को छूने से पहले आधा सिर हिलाया और पाया कि सारे घाव चले गए हैं और वह पहले जैसा हो गया है। लगता है मैं एक बार फिर पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। अब अलविदा, जेरास ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, और अचानक उसके पीछे एक पोर्टल दिखाई दिया। नाजिया ने पोर्टल को थोड़ा चकित होकर देखा। ओह जाने मन, तुम भूल गई कि हम समय पर हैं। बस 5 मिनट हैं, और तुमने मुझे खत्म करने की कोशिश करने के बजाय मुझे थप्पड़ मारने में बिताया। इसने तुम्हारे 3 मिनट बर्बाद कर दिए, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुमने मुझे थप्पड़ भी मारा है। मैं अभी वैसा ही हूँ जैसा कि मैं पहली बार आया था। फिर आपने मेरे गाने को सुनने में 2 मिनट और बिताए, जो शब्दों की एक सरल पंक्ति है जिसे एक सुंदर वाक्य में विस्तारित किया गया, और यहाँ तक कि मेरी छोटी छोटी बकबक भी सुनी और मेरी उम्र के बारे में बहस की। बचे हुए 2 मिनट बीत गए। बधाई हो, तुम हार गए, जेरास ने एक धूर्त भाव से कहा। जैसे ही वह नीचे झुका, एक फूल उठाया जिसे उसने अपने होठों के कोने पर रखा, और फिर उसने अपने नितंब थपथपाए और नाजिया की सुन्न निगाहों के नीचे पोर्टल में घुस गया, जो उस घटिया युवक की पीठ देख रही थी। मुझे उसके द्वारा धोखा दिया गया, उसने खुद से पूछा, क्योंकि उसके पीछे एक पोर्टल भी दिखाई दिया जो उसे याद दिला रहा था कि अब जाने का समय हो गया है। पूरी दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही थी। कुछ लोगों को उम्मीद थी कि जेरास 5 मिनट की उल्टी गिनती पूरी होने से पहले नीचे उतर जाएगा, जबकि सेना का दिल उसकी छाती में धड़कता रहा। लेकिन जल्द ही 5 मिनट की समय सीमा बीत गई, सभी की उत्सुक आंखों के सामने, और अगले ही पल एक आकृति पोर्टल से बाहर निकली। उन्होंने जो देखा वह जेरास था, जिसने दोनों हाथों को अपनी जेबों में डाल लिया था। उसके होठों के कोने पर एक पत्ता था और वह उन सभी को एक सौम्य भाव से देख रहा था। क्या हो रहा है दोस्तों? अभी 5 मिनट बाकी हैं। क्या बकवास है, तुमने ये कैसे किया, एक भी खरोंच के बिना? अमर नारेल ने अविश्वास में चिल्लाया जब जेरास ने अपना ध्यान उसकी ओर लगाया। किसने सोचा होगा कि तुम्हारी शिष्या इतनी सहज महिला होगी? मैंने उसे बस कुछ छोटी छोटी तरकीबें दिखाईं और वह तुरंत मेरी दीवानी हो गई। फिर मैंने समय बिताने के लिए उसके लिए कुछ दिल को छू लेने वाले गाने गाए। क्या तुम मेरे मुंह के कोने पर यह पत्ता देख रहे हो? मैं बहुत ऊब गया था और मैंने कुछ समय बिताने के लिए बस इसे चबाने का फैसला किया। वाकई एक मजेदार परीक्षा, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 556, 10,000 परिवर्तन संप्रदाय में शामिल होने के लिए स्वीकार किया गया। तुम कमीने, ये दहाड़ उस नई आकृति से आई जो अभी अभी अस्तित्व से बाहर आई थी, जैसे कि एक बहुरंगी मृगतृष्णा जेरास की ओर एक अत्यंत जानलेवा आभा के साथ तेजी से चमक रही थी। जैसे कि प्रकाश प्रकट होने से पहले जेरास के सामने एक भंवर दिखाई दिया। जेरास तुरंत अमर नारेल के पीछे दिखाई दिया, उसके पीछे छिप गया, एक चूहे की तरह। छी! नाजिया ने पीछे मुड़कर देखा, जेरास को अपने स्वामी के पीछे देखा और वह तुरंत उसकी ओर भागी। लेकिन 10,000 परिवर्तन संप्रदाय की शेष लड़की ने उसे पकड़ लिया, जिसने उसे अपना मन शांत करने में मदद की। लगता है सुंदर लड़की को एक विनम्र खरगोश बनने के लिए मीठी मीठी बातें की गई थीं।
ऐसा तब होता है जब लड़कियों के एक संप्रदाय में कोई पुरुष नहीं होता। हा 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 हा। ये जोरदार हंसी किसी और की नहीं बल्कि दिव्य युद्ध संप्रदाय के दूत की थी, जो जोर से हंसने लगा। उसके पीछे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी हंसने लगा, और यहाँ तक कि दिव्य ईथर संप्रदाय ने भी नारेल को मूक दृष्टि से देखा और फिर जोर से हंसने लगा। उसने केवल आपके शिष्य का दिल जीतकर और उसे एक गाना गाकर परीक्षा पास कर ली। हा 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 हा। दिव्य ईथर संप्रदाय का नेता जोर से हंसा और प्रथम श्रेणी के कुलों के नेता भी थोड़ा हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। ये सबसे मजेदार बात थी जो उन्होंने कभी सुनी थी। किसी ने अमर क्षेत्र के विशेषज्ञ शिष्य का दिल जीतकर और उसके लिए एक गाना गाकर 10,000 परिवर्तन संप्रदाय पास कर लिया था। ये कितना मजेदार है। तुम धोखेबाज, तुमने मुझे धोखा दिया। नाजिया चिल्लाए, अपने संप्रदाय के सदस्य की पकड़ से मुक्त होना चाहती थी और उस युवक को सबक सिखाना चाहती थी। ये धोखा नहीं है, इसे विधि कहते हैं, और मेरी विधि ने ठीक काम किया। तो मुझे लगता है कि मैं जा रहा हूँ। वाह, ज़ेरास गर्व से मुस्कुराहट के साथ कह रहा था जब अचानक हाथों ने उसकी टी शर्ट के पीछे पकड़ लिया, क्योंकि अनडाइंग नरेल ने ज़ेरास को अपनी आंखों के सामने उठाया और वह उन आंखों को देखकर थोड़ा निगलने से खुद को रोक नहीं पाया, जो उसे चीरने के अलावा कुछ नहीं चाहती थी। उम्मा, तो मैंने परीक्षा पास कर ली है, ठीक है। आपने 5 मिनट तक टिकने के लिए कहा था और मैं 5 मिनट और 10 सेकंड तक टिक गया। मैं ठीक हूँ, है न? मुझे मत बताओ कि तुम अपने शब्दों से पीछे हट जाओगे, खासकर इतने सारे लोगों के सामने नहीं। यह आपकी प्रतिष्ठा के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, और 2 अन्य संप्रदाय इसे केवल आपका और भी अधिक मजाक उड़ाने के अवसर के रूप में देखेंगे। ज़ेरास ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, जबकि नारेल ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और उन 2 दूतों की ओर देखने के लिए मुड़ी, जो उस समय उस पर बुरी तरह से मुस्कुरा रहे थे। अगर 10,000 परिवर्तन संप्रदाय में एक चीज थी, तो वह ये कि वे जो चाहे कर सकते हैं, चाहे सही हो या गलत। वे दोनों अच्छी तरह से जानते थे, भले ही ज़ेरास ने परीक्षा पास कर ली थी। 10,000 परिवर्तन संप्रदाय अभी भी कह सकता था कि उसे नहीं लिया जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। यही तो 10,000 परिवर्तन संप्रदाय के लोग हैं। लेकिन यह मामला अलग था। अगर उन्होंने इतने शानदार और खास तरीके से परीक्षा पास करने के बाद भी युवक को मना कर दिया, तो 10,000 परिवर्तन संप्रदाय के एक आदमी के आकर्षण का सामना करने में असमर्थ होने की खबर निश्चित रूप से न केवल निचले बल्कि ऊपरी क्षेत्रों के देवपुत्रों के क्षेत्र में भी फैल जाएगी। साथ ही नाजिया उसकी निजी शिष्या है, ये निश्चित रूप से उसके नाम पर एक बड़ा दाग छोड़ देगा। ठीक है, नारेल ने घोषणा की और उसने ज़ेरास को वापस उसके पैरों पर गिरा दिया। 10,000 परिवर्तन संप्रदाय ने इस बच्चे को अपने में से एक के रूप में स्वीकार कर लिया है। उसने जोर से घोषणा की, जबकि दोनों दूतों ने अपनी जीभ चटकाए और फिर बेतहाशा मुस्कुराए और अपना ध्यान उनसे हटा लिया, क्योंकि वे अपने परीक्षण जारी रखते थे। और एक जंगली मुस्कान के साथ ज़ेरास वापस सेना के पास गया, जो अभी भी उसे चकित होकर देख रहा था। तुम्हें पता है न? सेना ने पूछा, जैसे ही ज़ेरास बैठा और खर्राटे लेने वाले शराबी को अपनी बाहों में लिया। पता है क्या? तुम्हें पता है कि संप्रदाय में तुम्हारा समय अच्छा नहीं बीतेगा। आपके ऊपर पहले से ही अमर क्षेत्र की क्रोधित नजरें हैं और उसके एक करीबी शिष्य की जानलेवा नजरें हैं। सेना ने कहा, जब ज़ेरास ने अपना ध्यान 10,000 परिवर्तन संप्रदाय की ओर मोड़ा और देखा कि उन्होंने भी दूसरों के लिए परीक्षण शुरू कर दिया था और अब उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। नहीं, वे इतने तुच्छ नहीं हो सकते, उसने बचाव करते हुए कहा, जब सेना महिलाओं की ओर देखने के लिए मुड़ी और उसका भाव फीका पड़ गया। वह कसम खा सकती है कि वे अभी ज़ेरास पर अपनी आंखें गड़ाए हुए हैं, भले ही ये लगभग ध्यान देने योग्य न हो। मैंने ऑड्रे और नोवेलिया को तुम्हारे निधन की सूचना दे दी है, सेना ने अचानक कहा। ज़ेरास मुस्कुराया। मुझे यकीन है कि वे बहुत खुश होंगे। हाँ, वे वाकई बहुत खुश थे, खास तौर पर ऑड्रे। उसने कहा था कि जब तुम वापस लौटोगी तो वह तुम्हें एक बड़ी दावत देगा, उसने कहा। ज़ेरास की आंखें चमक उठी और उसने अपना सिर सेना की ओर घुमाया। रुको, क्या तुमने अभी कहा किसी दिन? मैं कहाँ जाऊंगा? ज़ेरास ने पूछा, जब सेना ने उसे आश्चर्य से देखा, इससे पहले कि उसे आखिरकार एहसास हुआ कि ज़ेरास यहाँ से नहीं था। तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन अब से तुम सीधे 10,000 परिवर्तन संप्रदाय की ओर जाओगे, एक बार जब वे अपना परीक्षण पूरा कर लेंगे। क्या बात है, मेरे पास ठीक से अलविदा कहने का भी समय नहीं था, ज़ेरास ने घोषणा की और सेना मुस्कुराए। तुमने पहले ही कह दिया, ठीक है। तुमने क्यों सोचा कि ऑड्रे ने तुम्हें तैयार करने में इतने घंटे बिताए? और मैं देख सकता हूं कि तुमने शायद उसके कपड़े फाड़ दिए हैं, क्योंकि यह एक अलग है, सेना ने ज़ेरास की ओर देखते हुए कहा, जो अपने साथ लाए गए कपड़े की तुलना में एक अलग पोशाक पहने हुए था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी तेजी से चलेगा, लेकिन मुझे लगता है ये भी ठीक है। जितनी तेजी से चलेगा उतना अच्छा है, ज़ेरास ने कहा और सेना ने सिर हिलाया। हाँ, तो ये कहा जा सकता है कि सौदा हो गया है ना? ज़ेरास ने अचानक पूछा और सेना ने अपनी रूबी हरी आंखें उसकी ओर घुमाईं। तुम्हारा क्या मतलब है?
तुमने मेरी मदद की और अब मैंने वह लक्ष्य पूरा कर लिया है जिसके लिए तुमने अनुरोध किया था, इससे हम बराबर हो गए हैं, है ना? अध्याय 557, एक रहस्यमय परिवर्तन। ये सवाल सेना के लिए एक गहरा आश्चर्य था, जिसे इस तरह के सवाल की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। फिर भी यह एक समझदारी भरा सवाल था, लेकिन एक ऐसा सवाल जो अजीब तरह से उसके दिमाग से पूरी तरह से निकल गया था। ठीक है, ज़ेरास ने एक बार फिर पूछा। जब सेना ने उसकी आंखों में देखा, फिर उसने अपनी नज़र दूसरी ओर घुमाई और गहरी सांस ली। इसके दो जवाब हैं, उसने कहा। ज़ेरास ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, फिर भी दोनों जवाबों को सुनने के लिए चुप रहा। अगर मैं एक ऐसे व्यक्ति की तरह बात कर रहा हूं जो आपके साथ एक व्यापारिक रिश्ते में है, वह व्यापारिक स्थिति जहां हमारे पास आपको हमारे कैदी को देने का सौदा था, बदले में आप हमारी दौड़ में हमारी रैंकिंग बढ़ाने में मदद करें, तो मैं कहूंगा ये सौदा अभी भी आपकी तरफ से अधूरा है, क्या? ज़ेरास की आंखें ये सुनकर फैल गईं, जब सेना ने भावहीनता से सिर हिलाया। ये सौदा आपके लिए हमें रैंक बढ़ाने के लिए था। हमारे कबीले को, जो वर्तमान में तीसरी कक्षा में है, दूसरे या पहले दर्जे पर लाने के लिए हमें अपने कबीले में अमर क्षेत्र विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी। अमर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए आप ही कल्पना किए गए थे। प्रोडिजीज वॉर इवेंट आपके रास्ते पर एक कदम से ज्यादा कुछ नहीं है जो आपको भविष्य में अमर क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होने का उच्च बीमा देता है, जो इसलिए हमारे उच्च रैंक प्राप्त करने के साथ भी मेल खाता है। मूल सौदा, उसने समझाया जब ज़ेरा की आंखें सिकुड़ गईं। तो क्या सौदा पूरा हो गया है? नहीं, ये पूरा नहीं हुआ है। ये केवल तभी होगा जब आप अमर क्षेत्र विशेषज्ञ तक पहुंच जाएंगे, जिसके द्वारा आपको हम में से एक के रूप में पहचाना जाएगा। और इसलिए रैंक ऊपर, सेना ने कहा जब ज़ेरास ने अपनी सीट पर वापस झुकने से पहले आधा सिर हिलाया। जैसा कि मैंने पहले कहा, दो उत्तर हैं, और यह पहला है, सेना ने ज़ेरास को याद दिलाया जब वह सीधा वापस बैठ गया। तो दूसरा उत्तर क्या है? दूसरा उत्तर यह है कि जब आप जियारन के ग्रह पर पहुंचे तो कोई सौदा नहीं हुआ। ज़ेरास ने भौहें उठाईं तो सेना ने कहा, इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि जो सौदा हुआ था वह आपके और उन 3 बुजुर्गों के बीच था जिन्होंने आपको निचली धरती से उठाया था। लेकिन एक बार जब आप संप्रदाय में शामिल हो गए और हमने आपका मामला सुना, तो यह अब हमारे जियारन कबीले के लिए किसी बाहरी व्यक्ति का सौदा नहीं था। किसी बाहरी व्यक्ति को जीवन के सागर में कभी भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सबसे गहरे साधना कक्षों में से एक में ले जाना तो दूर की बात है, जिसमें सबसे शुद्ध सार होता है, और ऑड्रे, जो जाति की सबसे सुरक्षात्मक है, ने आपको प्रवेश की अनुमति दी। यह उदारता नहीं थी, ज़ेरास। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऑड्रे अब आपको बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं देखती थी। जब से हम चले गए और यहाँ पहुँचे, मैंने अपने आप से कभी नहीं सोचा कि आप निचले क्षेत्र से कोई विदेशी जाति हैं और हम किसी सौदे पर काम कर रहे थे। हम सभी इसे एक जियारन के रूप में देखते हैं जिसे प्रोडिजीज युद्ध कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ले जाया जा रहा है। एक इंसान नहीं, कोई सौदा नहीं है ज़ेरास। हम सभी खुश हैं कि आपने परीक्षा पास कर ली है, और हम निश्चित रूप से भविष्य में आपकी उपलब्धियों का इंतजार कर रहे हैं। ये पूरी तरह से ठीक है अगर आप भविष्य में कभी भी अमर क्षेत्र तक नहीं पहुंचते हैं। आपको हमेशा हमारे अपने लोगों में से एक के रूप में पहचाना जाएगा। ज़ेरास सेलेस्ट्रिया एक इंसान नहीं था, वह एक जियारन था। सेना ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ पूरा किया क्योंकि ज़ेरास ने उसे चकित होकर देखा, और अपनी याददाश्त को पीछे की ओर घुमाते हुए वह वास्तव में बता सकता था कि यह सच था। जियारन ने जिस तरह से उसके साथ व्यवहार किया था वह निचले क्षेत्रों से उनके कबीले में आने वाले किसी विदेशी की तरह नहीं था। उन्होंने उसका बिल्कुल भी तिरस्कार नहीं किया था, और उन्होंने वास्तव में उसकी मदद की जैसे कि वह उनका अपना था, ठीक वैसे ही जैसे ऑड्रे ने उससे खेती कक्ष का अनुरोध करने के बाद उल्लेख किया था। उसे वह सब कुछ प्रदान किया गया था जो वह चाहता था। कोई भी इसे आसानी से टाल सकता था क्योंकि वे चाहते थे कि वह प्रतियोगिता जीत जाए, लेकिन अब वह अच्छी तरह से जानता था कि उसने इस बारे में स्पष्ट रूप से सोचा था, और उनके जीवन के सागर ने वास्तव में ज़ेरास की बहुत मदद की। क्या आपको वह छोटा सा तालाब याद है जिसमें आप सोते थे जब आप अपने जीन के साथ विलय करना चाहते थे? ये जीवन के सागर का सबसे शुद्ध सार था, जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा के सबसे स्वच्छ स्रोत की भरपूर मात्रा थी जिसे आप ऊपरी क्षेत्रों के इस निचले क्षेत्र में देखेंगे। और उन्होंने आपको विशेष रूप से उस क्षेत्र में जाने की अनुमति दी थी। उस तालाब के बिना आप अपने सभी जीन के साथ विलय करने में विफल हो जाते, क्योंकि आपकी आत्मा की ऊर्जा तुरंत समाप्त हो जाती, इससे पहले कि आप विस्तार करना शुरू कर पाते। आप अपनी आत्मा की ऊर्जा के कारण ही सभी प्रणालियों को निगलने के करतब दिखाने में सक्षम थे, जिसे अनगिनत बार पुनर्जीवित किया जा रहा था। इसलिए यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, तो आप वास्तव में अपनी वर्तमान शक्ति और अपने स्वास्थ्य का आधा हिस्सा भी उन्हीं की बदौलत रखते हैं। सिस्टम ने विस्तार से समझाया, क्योंकि ज़ेरास ने अपना ध्यान वापस सेना की ओर मोड़ा। मुझे इस सौदे का जिक्र करने के लिए भी खेद है। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा जिस तरह से आप लोगों ने सोचा था। उसने दोषी भाव से कहा, क्योंकि सेना ने उसके कंधे पर हाथ मारा।
बेवकूफ़ मत बनो, मुझे खुशी है कि तुम इसे कभी नहीं भूले, और तुम अपने वचनों के पक्के आदमी कब बने। मुझे पता था कि तुम मिशन में पूरी तरह से लगे हुए थे, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि तुम हमसे किया अपना वादा नहीं तोड़ना चाहते थे। मुझे बताओ, क्या तुम हमेशा से ऐसे ही रहे हो? कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से किए अपने वादों को तोड़ने से साफ इनकार कर देता है? तुम ऐसे नहीं दिखते। सेना ने जेरास के मुस्कुराने पर ठहाका लगाया, फिर भी उसके दिमाग ने उसके सवाल को गहराई से समझा। हालांकि यह सच है, जेरास, मुझे पता है कि तुमने मिशन में पूरी ताकत लगाई क्योंकि तुम्हें खोज और पुरस्कार मिले, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा इसलिए भी था क्योंकि तुम सेना से किया अपना वादा नहीं तोड़ना चाहते थे कि तुम आसानी से परीक्षा पास कर लोगे। तुम अपनी बात रखना चाहते थे और तुमने ऐसा करने के लिए बहुत संघर्ष किया और अंत में सफल हुए। लेकिन एक समस्या है, तुमने वादे जैसी सांसारिक चीज की परवाह कब से शुरू कर दी? सिस्टम ने पूछा, जब जेरास ने भ्रम में अपनी भौहें से कुढ़ी, फिर वे एक बार फिर शांत हो गए। मैं धीरे धीरे बदल रहा हूं, एक बार फिर। अध्याय 558, हम सभी विश्वास करते हैं। संप्रदायों द्वारा अपने परीक्षण किए जाने के दौरान कई घंटे तेजी से बीत गए। अजीब बात यह है कि शुरुआती 3 परीक्षणों में उत्तीर्ण होने वाले सभी प्रतिभाशाली लोग अपने विकल्पों के सेट के परीक्षण में भी सफल रहे, और यहां तक कि राजकुमारी सिहेलरिया भी परीक्षण में सफल रही। ये संयोग था या नहीं, जेरास को पता नहीं था, लेकिन राजकुमारी सिहेलरिया ने भी 10,000 परिवर्तन संप्रदाय के साथ जाने का विकल्प चुना था और वह उनकी परीक्षा में भी सफल रही थी। लेकिन इसके बारे में सोचते हुए वह पहले स्थान पर दिव्य युद्ध संप्रदाय में शामिल नहीं हो सकती थी, और दिव्य ईथर संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जो तत्वों और विशेष शरीर वाले लोगों को प्रशिक्षित करता है। उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि राजकुमारी सिहेलरिया की बैंगनी ऊर्जा क्षमता को एक तत्व के रूप में और अधिक ऊर्जा के रूप में नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे 10,000 परिवर्तन संप्रदाय उसके लिए सबसे अच्छा संप्रदाय बन जाता है यदि वह हाइड्रा के रूप में अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहती थी। और खुद एक महिला होने के नाते 10,000 परिवर्तन संप्रदाय भी महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। वह एक बहुत ही भयभीत दुष्ट जाति से होने के कारण कम भेदभाव प्राप्त कर सकती है। अगर वह शेष संप्रदायों में से किसी एक से गुजरी होती तो उसकी तुलना में विभिन्न संप्रदायों ने अपने स्वयं के प्रतिभाशाली लोगों को चुना है। ये निस्संदेह आगे बढ़ने का समय था, क्योंकि अमर नरेल पलपिट की ओर आगे बढ़े। विभिन्न जातियों को बधाई जिनके प्रतिभाशाली लोग परीक्षा पास करने में सक्षम थे। जैसा कि हमने वादा किया था, आपके प्रत्येक प्रतिभाशाली व्यक्ति को भविष्य में अमर क्षेत्र तक पहुंचने का मौका दिया जाएगा। जहां तक उन प्रतिभाशाली लोगों की बात है जो परीक्षा में असफल हो गए हैं, निश्चित रूप से यह मत सोचिए कि यह आपके लिए सड़क का अंत है। मैंने ऊपरी क्षेत्रों के इस सामान्य क्षेत्र में कुल 10 लोगों को जाना है जो भगवान के बच्चों के क्षेत्र में कभी कदम रखे बिना अमर क्षेत्र रैंक तक पहुंच गए हैं। और वास्तव में कुछ ऐसे भी हैं जो आपसे भी कम प्रतिभाशाली हैं, फिर भी वे तीनों दिव्य संप्रदायों में से किसी में शामिल हुए बिना या सामान्य क्षेत्र से दूर गए बिना ही रैंक तक पहुंच गए हैं। अमर नारेल ने उन प्रतिभाशाली लोगों को जगाते हुए कहा जो परीक्षा पास करने में विफल रहे थे। तो अगर आपको लगता है कि आप कभी अमर क्षेत्र रैंक तक पहुंचेंगे क्योंकि आप 3 दिव्य संप्रदायों में से किसी एक में शामिल होने में विफल रहे और भगवान के बच्चों के क्षेत्र में चले गए जहां एक आकर्षण ऊर्जा है जो उन लोगों को अमर क्षेत्र तक पहुंचाती है जो इसके निवासी हैं, फिर उन 10 लोगों को याद करें जो आपके समान अवसर दिए जाने के बावजूद पहुंचने में सक्षम रहे हैं। क्या यात्रा कठिन होगी? हाँ, अविश्वसनीय रूप से कठिन, लगभग असंभव कहना। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कोई एक जो आज परीक्षा में असफल हुआ है, भविष्य में अमर रैंक तक पहुंच जाएगा। इसलिए निश्चित रूप से उम्मीद मत छोड़ो और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहो। नारेल ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ सलाह दी, जिससे कुछ ऐसे प्रतिभाशाली लोग जाग उठे जिन्होंने परीक्षा का सामना किया था और लगभग खुद पर से सारा विश्वास खो चुके थे। हर कोई जानता है कि प्रोडिजीज युद्ध कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है। अमर क्षेत्र तक पहुंचने का यही एकमात्र तरीका था। लेकिन अब एक अमर क्षेत्र विशेषज्ञ था जो उन्हें बता रहा था कि निचले क्षेत्रों से लगभग 10 लोग अमर क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम थे, भले ही वे सामान्य क्षेत्र में ही रहे हों और उनके पास उनके जैसे ही संसाधन हों। ये निश्चित रूप से हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप अपने प्रतिभाशाली लोगों को हमारी देखभाल में छोड़ रहे हैं। आप उनकी सुरक्षा और उनके उचित शिक्षण के बारे में निश्चिंत हो सकते हैं। इतना कहने के बाद इस आधी सदी के लिए प्रोडिजीज युद्ध कार्यक्रम सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है। हम सभी को अगली आधी सदी में आप सभी से मिलने की उम्मीद है, उसने कहा जब विभिन्न कबीले के बुजुर्ग सम्मान के संकेत के रूप में अपने पैरों पर खड़े हो गए, इससे पहले कि वे सभी स्टेडियम से बाहर जाने लगे। लगता है अब जाने का समय हो गया है, जेरास ने कहा, जब उसने देखा कि विभिन्न संप्रदायों ने अपनी प्रतिभाओं को एक साथ इकट्ठा कर लिया है और दिव्य ईथर संप्रदाय अपने विशाल तत्व अंतरिक्ष यान में वापस प्रवेश कर गया है और तेजी से दूरी में जूम कर रहा है, जबकि दिव्य युद्ध संप्रदाय के दूत ने अपने शरीर के एक झटके से अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया, जिससे एक विशाल भंवर बन गया जिसने इसकी सभी प्रतिभाओं को निगल लिया। वह अकेला था जो अभी तक 10,000 परिवर्तन संप्रदाय के करीब नहीं आया था।
फिर मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि मैं उस छोटे लड़के को याद करूंगी, तुम्हारी याद से ज्यादा। सेन्ना ने फ्लफी को देखते हुए कहा, जो ज़ेरा के कंधे से दूर कूद गया और उसकी छाती में समा गया, और उसने उस छोटे से जीव को जोर से गले लगाया, इससे पहले कि वह ज़ेरा के कंधे पर वापस कूद जाए। मुझे पता है कि यह सच है, ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर वह धीरे धीरे मुड़ा और नीचे जाने के लिए तैयार हुआ। इससे पहले, अरे ज़ेरास, सेन्ना की आवाज़ पीछे से आई। जब ज़ेरास ने उसकी ओर देखा तो वह उससे सिर्फ 1 इंच आगे खड़ी थी, और अचानक वह आगे झुकी और उसने अपने हाथों को उसकी पीठ के पीछे लपेटा और उसे बहुत कसकर गले लगा लिया। ऑड्रे ने कहा कि मैं तुम्हें हमारे पूरे जियारन की ओर से एक बड़ा अलविदा गले लगाऊं। हम सभी उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब तुम वापस आओगे। सेन्ना ने उसके कानों में फुसफुसाया, जब ज़ेरास ने भी गले लगाने से पहले मुस्कुराया। मैं वादा करता हूँ, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे ही सेन्ना की बाईं आंख से आंसू की बूंदें लुढ़कीं, जो उसके कंधे पर गिरते ही गायब हो गईं। हम सभी तुम पर विश्वास करते हैं ज़ेरास, सबसे ज्यादा मैं, सेन्ना ने जवाब दिया। जैसे ही वह धीरे धीरे गले से दूर हटी और ज़ेरास को स्टेडियम हॉल से तेजी से गायब होने से पहले एक आश्वस्त मुस्कान देते हुए देखा और 10,000 परिवर्तन संप्रदाय के अन्य प्रतिभाशाली लोगों के बीच पहुंच गई। और बस 1 सेकंड बाद अमर नरेले के पैरों के नीचे एक सुनहरा मंच दिखाई दिया और ज़ेरास सहित उन सभी के पैरों की ओर फैल गया, और अगले सेकंड में वे धीरे धीरे आसमान में और बादलों में ऊपर और ऊपर उड़ गए। लेकिन बादलों के बीच भी वह अभी भी छोटी सेन्ना को अपनी ओर हाथ हिलाते हुए देख सकता था, जिसकी आंखों से बूंदें नीचे गिर रही थीं। और 10,000 परिवर्तन संप्रदाय की विभिन्न महिलाएं बिल्ली और आदमी की जोड़ी को अजीब तरह से देख रही थीं, जो पूरी तरह से अंतरिक्ष में गायब होने के बावजूद भी पूरी ताकत से हाथ हिला रहे थे। अध्याय 559, अनुचित तरीके से निशाना बनाया गया। ओह, कितना प्यारा है, एक बेचारा लड़का जो पहले कभी घर से बाहर नहीं गया। ज़ेरास के पीछे से ये शब्द गूंजे, जिसने अपना ध्यान घुमाया और पाया कि यह कोई और नहीं बल्कि नाज़िया थी, वही लड़की जिसके साथ उसने पिछले टेस्ट में खेला था। ज़ेरास को देखते हुए उसने एक मजाकिया मुस्कान पहनी, जिससे दूसरी लड़कियां हंसने लगीं। ज़ेरास ने जवाब देने से पहले तिरस्कार से नाक सिकुड़ी। ठीक है, तुम जानते हो, अगर मैं एक जिद्दी, बुरे व्यवहार वाली लड़की होती, तो मुझे पूरा यकीन है कि वे मुझे देखकर हाथ भी नहीं हिलाते और इसके बजाय मुझे जाते हुए देखकर खुश होते। उनका ये कृत्य इस बात का संकेत है कि मैं किस तरह का अच्छा युवक हूँ, ज़ेरास ने गर्व से घोषणा की। नाज़िया ने भी तिरस्कार में नाक सिकुड़ी। अच्छा युवक, मेरी गांड, तुम एक धोखेबाज से ज्यादा कुछ नहीं हो, उसने दहाड़ते हुए कहा, जिससे अमर नारेल की भी भौहें तन गईं। उसे याद नहीं था कि उसका शिष्य कभी इतना असभ्य था, न ही उसने उसे कभी किसी पुरुष से बातचीत करते देखा था, और न ही किसी ऐसे पुरुष से जो स्पष्ट रूप से परेशानी में पड़ रहा था। आह, मैं समझ गया कि तुम बहुत घमंडी हो, हार मानने के लिए। तुम वाकई बहुत दुखी हो, है न? बताओ, तुम इतनी कम उम्र में इतनी मजबूत कैसे हो गई? मुझे लगता है कि शायद इसलिए क्योंकि तुम एक राजकुमारी हो। एक कुलीन ऐसा नहीं करता, एक कुलीन ऐसा नहीं करता। मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वह करो। हो, ज़ेरास ने ताना मारा। तुम कमीने, नाज़िया दहाड़ उठी, लेकिन अचानक खांसी ने उसके गुस्से को दबा दिया। ज़ेरास का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने खून से लाल, सांप जैसी पुतलियों वाली बर्फ सफ़ेद लड़की से निकलने वाली जहरीली हत्या की मंशा को महसूस किया जो उसे घूर रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी सेहलेरिया थी। ज़ेरास ने अजीब तरह से खांसी और उसका दिमाग तेजी से जवाब देने के लिए काम करने लगा। बेशक सभी राजकुमारियां ऐसी नहीं होतीं। कुछ राजकुमारियां मेहनती, सुंदर, होशियार और मजबूत भी होती हैं। कुछ लोगों के विपरीत बहुत अच्छी और शालीन। उसने स्थिति को शांत करने के लिए चाटुकारिता करते हुए कहा। हत्या का इरादा धीरे धीरे फीका पड़ गया। मैं तुम्हें मार दूंगी, नाज़िया दहाड़ते हुए ज़ेरास की ओर बढ़ी, लेकिन उसके दूसरे शिष्य ने उसे रोक दिया। अब तुम्हारा बचपना बहुत हो गया, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से गिरा दूंगी, ये धमकी खुद अमर नारेल ने दी। मंच अचानक शांत हो गया। बहुत तेजी से इसने उन्हें एंजेलिया दुनिया से आगे अंतरिक्ष के खाली शून्य में पहुंचा दिया। जैसे ही वे अंतरिक्ष के शून्य में पहुंचे, अमर नारेल ने अचानक एक बहुरंगी सुनहरा सींग निकाला और उसे जोर से बजाया। शून्य की खामोशी के बावजूद आवाज जोर से और स्पष्ट रूप से सुनाई दी, और फिर वे सब बिना कुछ किए इंतजार करने लगे। क्या हो रहा है? ज़ेरास ने पूछा, उसकी आवाज उत्सुक थी। प्रकाश की एक शानदार लहर पूरे शून्य में चमक उठी, और दूरी में एक वस्तु दिखाई दी। जैसे जैसे वे करीब आए, ज़ेरास ने पाया कि यह कोई एक वस्तु नहीं थी, ये 5 घोड़े थे, जिनमें से प्रत्येक एक अलग चमकदार प्रकाश आभा उत्सर्जित कर रहा था। वे लगभग 3 मीटर ऊंचे थे, उनके फर शुद्ध, अलौकिक ऊर्जा से चमक रहे थे, लेकिन ज़ेरास का ध्यान सबसे ज्यादा उनके माथे पर सींगों पर गया, जो उनके फर के समान रंग के थे। यूनिकॉर्न? ज़ेरास ने पूछा, 5 घोड़ों को देखते हुए जो उनके सामने आकर रुक गए। हम्फ, अज्ञानी,
ये एलिमेंटल ब्लेसिंग डिवाइन यूनिकॉर्न हो रहा है, न कि केवल सामान्य यूनिकॉर्न। हम जैसा कि एक गांव के कद्दू से उम्मीद की जाती है। नाजिया ने एक अवसर देखकर मजाक किया। अन्य लड़कियां जेरास पर हंसने लगी, जिसका एक परी कथा प्राणी को देखकर आश्चर्य और खुशी जल्दी ही फीकी पड़ गई। कुल 5 घोड़े हैं, इसलिए आप में से प्रत्येक घोड़े पर 2 के समूह में रहेंगे, अमर नारियल ने कहा, जिससे जेरास का चेहरा उतर गया। उसने देखा कि लड़कियां जल्दी से जोड़ी बना रही थीं, कोई भी उसके साथ साझेदारी करने को तैयार नहीं था। हे, नाजिया ने जेरास को देखते हुए बुरी तरह से मुस्कुराया, जिसका चेहरा चमकीला लाल हो गया था। लड़कियों ने अकेले खड़े होने के लिए उसका मजाक उड़ाया। प्यारे दिखने वाले कमीने को उनके साथ सवारी करने देने से बेहतर था कि किसी दूसरी लड़की के साथ पार्टनरशिप की जाए। ऐसा लगता है कि आप सभी ने अपने पार्टनर चुन लिए हैं। अनडाइंग नारियल ने जेरास को अकेला छोड़कर 2 के समूहों में बंटी महिलाओं की ओर देखते हुए कहा। नाजिया ने जेरास की ओर अपनी उंगली उठाई, जिसकी आंखें झुक गईं। ये कमीना, जेरास ने अपनी जलन के बावजूद सीधा चेहरा बनाए रखते हुए सोचा। चूंकि कोई भी उसके साथ पार्टनरशिप करने को तैयार नहीं है, तो मुझे लगता है कि मैं ही इसकी जिम्मेदारी लूंगा। वह मेरे साथ सवारी करेगा, अनडाइंग नारियल ने घोषणा की। नाजिया की आंखें क्रोध और ईर्ष्या से लगभग फट गईं। जेरास के चेहरे पर एक बड़ी विजयी मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि उसने नाजिया को मजाक में आंख मारी और फिर मुड़कर एक यूनिकॉर्न की ओर बढ़ गया। धीरे धीरे वह उसकी पीठ पर चढ़ने के लिए ऊपर की ओर तैरा, लेकिन अचानक जेरस के तीसरे पैर के सामने की जगह फट गई, क्योंकि एक किक जो कि सूक्ष्म नीली ऊर्जा में लिपटी हुई थी, बहुत तेजी से उसकी ओर आई। जेरस तुरंत गायब हो गया। अमर नारियल के बगल में दिखाई दिया, जिसने उसे एक अचंभित भाव से देखा। मोहा, नाजिया की हंसी फूट पड़ी, जिसमें कुछ अन्य लड़कियां भी शामिल हो गईं, जो इसे रोक नहीं पाईं। लगता है कि किसी ने यूनिकॉर्नस के कारण अपनी गेंदें लगभग खो दी हैं। गांव का कद्दू, देखो और सीखो, नाजिया ने घोषणा की। जब वह एक यूनिकॉर्न की ओर बढ़ी, उसके माथे को तब तक रगड़ती रही जब तक कि उसके माथे पर रून चमक नहीं गया। नाजिया यूनिकॉर्न के पास चली गई, उसकी गर्दन पर लगाम पकड़ी, खुद को ऊपर खींचा और आराम से यूनिकॉर्नस पर बैठ गई। इस तरह से आप यूनिकॉर्नस कद्दू पर चढ़ते हैं। हंसी। महिलाएं अभी भी अपनी हंसी को यथासंभव कम रखने की पूरी कोशिश कर रही थीं, लेकिन ये दृश्य बहुत ही मजेदार था। अगर जेरास थोड़ा धीमा होता तो उसके बड़े डैडी को एक गेंडा के पैर से उड़ा दिया जाता। कैसा लग रहा है, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि आप अभी अभी एक गेंडा के पैरों से मर्दानगी से बाहर हो गए हैं। मुहाहा। सिस्टम ने बिना छुपे मजाक उड़ाया जब जेरास ने अपने माथे से बहते पसीने को पोंछा। यह अब तक का सबसे भयानक एहसास है, अपंग होने से भी बदतर, जेरास ने जवाब दिया। उसके बड़े डैडी अब उसकी गोद में छिपे हुए थे और अजीब तरह से बेहद ठंडे थे। क्या आपने पहले कभी घोड़े की सवारी की है? अमर नारियल ने पूछा। जेरास ने खुद को फिर से पा लिया और मर्दाना गर्व में अपनी छाती फुला ली। अध्याय 560। मैं एक जियारन हूँ। कैसा लग रहा है, ये जानते हुए कि एक गेंडा के पैरों ने तुम्हें लगभग मर्दानगी से वंचित कर दिया है? मुहाहा। सिस्टम की मजाकिया आवाज गूंजी जब जेरास ने अपने मंदिरों से पसीना पोंछा। यह अब तक का सबसे भयावह एहसास है, अपंग होने से भी बदतर, जेरास ने सिस्टम को जवाब दिया। उसका बड़ा डैडी अब उसकी गोद में छिपा हुआ था, अजीब तरह से ठंडा। क्या तुमने पहले कभी घोड़े की सवारी की है? अमर नारियल ने पूछा, जैसे ही जेरास ने अपना संयम वापस पाया और अपनी छाती फुला ली। बेशक, मैंने की है। मैं अपने घर गृह पर खेतों के पार बहुत बड़े घोड़ों की सवारी करता था, जो 10 मीटर तक ऊंचे होते थे। वे बहुत बड़े और जंगली थे, एक ही घूंट में 10 आदमियों को निगलने में सक्षम थे। मैं, जेरास सेलेस्ट्रिया, उनमें से सबसे दुष्ट घोड़े की सवारी कर चुका हूँ, जेरास ने गर्व से भरे भाव के साथ दावा किया। लड़कियां और भी हंस पड़ीं। तुमने पहले कभी घोड़े की सवारी नहीं की है? अमर नारियल ने कहा। उसकी आवाज से पता चलता था कि वह 101% निश्चित थी। जेरास ने आह भरी। हाँ, मैंने नहीं की है, उसने स्वीकार किया। अमर नारियल यूनिकॉर्न की ओर आगे बढ़ी और धीरे से उसकी पीठ को रगड़ा। अगले ही पल उसके माथे पर एक सुनहरा रून दिखाई दिया और वह सुरक्षित और स्वस्थ होकर उसकी पीठ पर चढ़ गई। जल्दी आओ, उसने आदेश दिया। जेरास ने अपनी आंखें घुमाकर यूनिकॉर्नोरस को देखा, जो उस समय उसे तिरस्कार से घूर रहा था। फिर उसने सूंघते हुए अपना सिर एक तरफ कर लिया। मुझे मत बताओ कि वह अभी भी मेरी गेंदों को फोड़ने के बारे में सोच रहा है, जेरास ने अमर नारियल की ओर चलते हुए सोचा। उसे नहीं पता था कि कैसे चढ़ना है। अगर वह उड़ने की कोशिश करता तो उसे लात लगने का खतरा था, और अगर वह लगाम का उपयोग करने की कोशिश करता तो अमर नारियल उसका रास्ता रोक देता, जो आगे बैठा था। हालांकि उसे इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अनडाइंग नारियल ने अपना हाथ बढ़ाया और जेरास ने उसे पकड़ लिया, जिससे वह उसके पीछे बैठ गया और उसकी पीठ पर चढ़ गया। एक बार फिर
अनडाइंग नारेल ने अजीब सुनहरा सींग निकाला जिसका इस्तेमाल उसने यूनिकॉर्न को बुलाने के लिए किया था और उसमें फूंक मारी जिससे एक तेज गूंजने वाली आवाज़ निकली और फिर वे सभी तुरंत दूर की ओर उड़ने लगे। वाह! ज़ेरास ने चौंक कर चिल्लाया क्योंकि गति के कारण उसका शरीर अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर चला गया था। उसने जल्दी से कुछ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और अनडाइंग नारेल की कमर को पकड़ लिया। हे भगवान, मुझे सच में खेद है, मेरा यह मतलब नहीं था। ज़ेरास ने जल्दी से माफ़ी मांगी और अपने हाथ झटक दिए, लेकिन गति ने उसे लगभग यूनिकॉर्न से उड़ा दिया। उसे यूनिकॉर्न के फर को पकड़ना था जो तेजी से फिसल रहा था। अचानक एक ठंडे हाथ ने उसे पकड़ लिया और अनडाइंग नारेल ने अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट लीं। अगर तुम चीज़ों के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचना बंद कर दोगे तो शायद तुम खुद की ज़्यादा मदद कर सकोगे, अनडाइंग नारेल ने अपना सिर उसकी तरफ घुमाते हुए कहा। ज़ेरास मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुराया, वह अपना चेहरा अनडाइंग नारेल की सुनहरी पुतलियों को देखने से छिपाना चाहता था। अब जब उसके पास पकड़ने के लिए कुछ था तो यात्रा आसान हो गई और वह धीरे धीरे आराम से अनडाइंग नारेल की कमर के चारों ओर अपनी कसी हुई पकड़ को ढीला करता हुआ। दूसरे यूनिकॉर्न पर बैठी लड़कियां आपस में बात कर रही थीं, जिससे काफ़ी शोर हो रहा था, लेकिन एक क्षेत्र में ये पूरी तरह से शांत था। ज़ेरास का दिल तेजी से धड़क रहा था जब वह अनडाइंग नारेल के पीछे बैठा था जो एक अनडाइंग दायरे की विशेषज्ञ थी। उसने कभी अपनी सबसे अजीब कल्पना में भी नहीं सोचा था कि वह उसके जैसे किसी व्यक्ति के इतने करीब होगा। इसके बारे में सोचते ही वह सतर्क और शांत हो गया, सिस्टम के फुसफुसाए सुझावों से बचता हुआ। तुम मुझे इसमें लाने की हिम्मत मत करो, मेरा दिमाग तुम्हारे जितना गंदा नहीं है। सिस्टम की आवाज़ उसके सिर में गूंजी और ज़ेरास ने अपनी आंखें घुमाईं। तो तुम्हारा नाम क्या है? अमर नारेल ने पूछा। ज़ेरास ने अपना ध्यान वापस उसकी ओर लगाया, केवल उसके लंबे सुनहरे बाल देखे। ज़ेरास सेलेस्ट्रिया, उसने रूखेपन से उत्तर दिया। ज़ेरास सेलेस्ट्रिया, हो, तुम्हारी जाति क्या है? उसने अचानक पूछा, जिससे ज़ेरास की आंखें एक सेकंड के लिए चमक उठीं। ग्यारन, उसने उत्तर दिया, लेकिन अमर नारेल ने फिर से पूछा। मेरा मतलब तुम्हारी असली जाति से है, वह जाति नहीं जिसका तुम प्रतिनिधित्व कर रहे हो, उसने कहा, उसका स्वर दृढ़ होता गया। ग्यारन, ज़ेरास ने फिर से उत्तर दिया, जिससे अमर नारेल ने अपनी सुनहरी आंखें उसकी ओर घुमाईं और लगातार 10 सेकंड तक उससे नज़रें मिलाए रखीं। तुम ग्यारन जैसी नहीं दिखती हो, उसने निश्चितता के साथ कहा। ज़ेरास ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं हूं, उसने उत्तर दिया। अगले ही पल सभी महिलाओं को चौंकाते हुए ज़ेरास ने रूप बदलना शुरू कर दिया, उसके चेहरे पर 6 आंखों के छेद दिखाई देने लगे। उसने 2 खोले और बाकी 4 बंद कर दिए। वह वास्तव में एक जियारन है, एक महिला शिष्य ने कहा, जबकि अन्य लोग आश्चर्य से ज़ेरास को देख रहे थे। हालांकि उनमें से एक की भौहें सिकुड़ी हुई थीं, उसका भाव हैरान था। कोई रास्ता नहीं है कि ज़ेरास जियारन हो। जहां तक मुझे याद है वह एक इंसान है। मुझे आश्चर्य है कि वह इसे क्यों छिपा रहा है, राजकुमारी सेलेरिया ने सोचा। ओह, तुम वास्तव में एक जियारन हो, अमर नारेल ने कहा जब ज़ेरास अपने मानव रूप में वापस आ गया। हाँ, मैं हूँ, लेकिन मैं इस दूसरे रूप में भी बदल सकता हूँ, जिसे मैं ज़्यादातर समय पसंद करता हूँ, उसने जवाब दिया। अमर नारेल ने अपना ध्यान फिर से सामने की ओर मोड़ लिया। एक संकर, है न? उसने टिप्पणी की, जब उसने ज़ेरा की 2 रूपों या अधिक सटीक रूप से जातियों के बीच रूपांतरित होने की अजीब क्षमता के बारे में सिखाया। ये केवल 2 अलग अलग जातियों द्वारा जन्म लेने के कारण हो सकता था, जो वास्तव में कुछ खास नहीं था, लेकिन दोनों जातियों की विशेषताओं को पुनः प्राप्त करना निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जो किसी भी जाति में असामान्य था। हाइब्रिड एक बहुत ही दुर्लभ रचना थी, और जो दोनों जातियों की क्षमता प्राप्त करती है वह और भी विशेष है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह विभिन्न परीक्षणों में लगभग सफल हो गया था, लेकिन फिर भी उसके बारे में कुछ अजीब है। नारेल ने अपने दिमाग में सोचा और एक बार फिर ज़ेरास की ओर मुड़ी। अरे ज़ेरास, उसने पुकारा और ज़ेरास ने उसकी सुनहरी पुतलियों को घूरते हुए कहा। हाँ, क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ जिसका तुम्हें जवाब देना होगा? उसने पूछा और ज़ेरास का चेहरा उलझन में बदल गया। अगर उसे इसका जवाब देना ही है तो क्या इसे अभी भी सवाल माना जा सकता है? लेकिन उसने फिर भी एक नोट दिया। हाँ, तुम अपनी ताकत क्यों छिपा रहे हो? क्या